हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस इकाई 2 भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो वहाँ भी यह सब पूछा जाएगा और जो लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों। इसके बाद खनिज क्या है? हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। देखिए, मैंने बहुत सिंपल हेडिंग बनाया हुआ है, आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप वहाँ एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख लेंगे और बहुत अच्छे नंबर पास भी हो जाएंगे। साथियों, अब चलिए अयस्क देखते हैं। अयस्क क्या है? लोहा, मैग्नीज, आभरक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप है। खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब नेक्स्ट है खनिजों का हमारे लिए महत्व क्या है। दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़ यानी सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, सुई से लेकर जहाज़ तक खनिजों से बनाए जाते हैं। बात सही है। इमारतें, पुल तक खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से ही बनाए जाते हैं। अब खनिजों के प्राप्त स्थल क्या है, स्थान क्या है जहाँ से मिलते हैं? देखिए, अब आग्नेय तथा कायांतरित से जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा मिलता है। उसके बाद अवसादी चट्टानों की परतों से कोयला, पोटास, सोडियम, नमक। ये कई बार पूछा गया है कि कोयला कहाँ पाया जाता है, किस चट्टान से? तो अवसादी। पोटास किससे? अवसादी। सोडियम, नमक किससे? अवसादी। और जस्ता, तांबा, जिंक किससे? आग्नेय। अब नेक्स्ट है यह धरातली चट्टानों से अपघटन से जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम। अब महासागरीय जल, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन या ब्रोमाइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों का, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मोस्ट टॉपिक रखा गया है। यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं साथियों तो आपको यकीन मानिए कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहे कंपटीशन बैठे, चाहे बोर्ड के एग्जाम में बैठे, आप बेहतर करके आएंगे। सब कुछ इसी वीडियो से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण क्या है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट, जब वे तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारों से भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं तब
ऊपर जाते हुए ये ठंड होकर जम जाते हैं। अब मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्या, भूगर्भ शास्त्री। ये क्या चीज़ होता है? भूवैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं उससे क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। शास्त्री का मतलब वैज्ञानिक होता है, विद्वान होता है। अब आगे खनन क्या होता है साथियों? पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकाला जाना खनन कहलाता है। फिर से देख लीजिए, पृथ्वी के गर्भ से वस्तुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। नेक्स्ट, अब खनिजों के वर्गीकरण का आधार। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता और घनत्व तथा क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। खनिज के प्रकार। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धात्विक, नंबर 2 अधात्विक, नंबर 3 ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज क्या है? वे खनिज जिनमें धातु का अंश अधिक होता है, ये उसे धात्विक खनिज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? लौह, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आदि। अब नेक्स्ट अलौह, जिसमें लोहे का अंश न हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, क्योंकि इसमें लोहा नहीं पाया जाता। सीसम लोहा नहीं पाया जाता, तांबा भी लोहा नहीं, जस्तम भी लोहा नहीं, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। बॉक्साइट में भी लोहा नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? अलौह कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब खनिज 3 प्रकार को, धात्विक, अधात्विक खनिज, अब ये भी मैंने बता दिया। तो इसके बाद फिर यहाँ तक हो गया था। बहुमूल्य खनिज क्या है? जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य खनिज हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ही एक बार और ध्यान दे दीजिए इसको। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब आगे क्या है? जिन खनिजों में लौह अंश होता है उसे, जैसे लोहा, मैग्नीज। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। चलिए नेक्स्ट, अब मैग्नेटाइट क्या है साथियों? मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क जिसमें 70% लौह अंश होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। अब आगे क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है हम चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैग्नेटाइट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे, उद्योगों में प्रयोग होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा जिसमें 50 से 60% लौह अंश होता है। अब भारत में लौह अयस्क की पेटियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी देख सकते हैं। उसके बाद फिर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। अब आगे मैग्नीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। अब आगे क्या है? अलौह खनिज। अलौह खनिज क्या है? इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। नेक्स्ट क्या है? धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब आगे क्या है, लौह और अलौह खनिजों में अंतर, यानी लौह और अलौह खनिज में अंतर क्या है। अब इसको देख लेते हैं। एक कॉलम में है लौह और दूसरे में अलौह। अब क्या है, लौह में पहले क्या है, नंबर एक जिनमें लोहे का अंश होता है, अलौह में नंबर एक जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है। नंबर दो लौह में लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि। अलौह में तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए अब साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है, खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है। अब खनन उपकरण इसी में आता है। खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है। देखिए, इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब यानी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या होता है, जहाँ कोई कंपनी रहती है जहाँ खूब प्रदूषण निकलता है, धुआं निकलता हो, तो वहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे सब भी दूषित हो जाते हैं, वायुमंडल दूषित हो जाता है, तो नुकसान होता है। अब जैसे आगे बता रहा है, लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेना पड़ता है। श्रमिकों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानों की छत के गिर जाने से क्या होता है, कई बार खदानों की छत गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि और मिट्टी का अपक्षय होता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट हम बताएंगे खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं। नेक्स्ट है नवीकरण योग्य नहीं है। नेक्स्ट, निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। नेक्स्ट, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट, हम बहुत तेज़ी से खनिजों का उपकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। अब आगे क्या है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या है। खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो। आगे क्या है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक प्रमाणित और लकड़ी का प्रयोग करें। अब खनन व खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक साथियों। अब आगे क्या है, रद्दी व पुराने माल का पुनः प्रयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण व पुनः प्रयोग। नेक्स्ट है, नियोजित व सतत पोषणीय तरीके से उपयोग। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना, जैसे सीएनजी। अब आगे क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है। खाना पकाने में रोशनी व ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा व उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका।
अब आगे क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। अब आगे क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अब आता है कोयला। इसमें भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है, भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, वैसे कोयला 4 प्रकार के होते हैं। देखो लिग्नाइट कोयला क्या है। लिग्नाइट एक निम्न, जैसे एंथ्रासाइट भी होता है एक। तो उसके बाद देखो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अत्यधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नएवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब बिटुमिनस कोयला, गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के पिघलन में विशेष महत्व है। अब एंथ्रासाइड आता है। एंथ्रासाइड सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यह सबसे अच्छा होता है साथियों। अब इसी में आता है एक चौथा कोयला होता है पीट कोयला। पीट को इसको मैं बता देता हूँ, यानी एंथ्रासाइड, बिटमनी, लिग्नाइट और पीट, ये चारों कोयले होते हैं। चारों में सबसे अच्छा कौन होता है, एंथ्रासाइड कोयला। अब भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। अब गोंडवाना कोयले क्या है, गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा साथियों, टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। अब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम व खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्या, तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। अब भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है, 18% गुजरात से और 13% असम से आता है। अब प्राकृतिक गैस क्या है, इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे
कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस क्या है? इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अब गया है विद्युत। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। नंबर एक यानी का क्या है? प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अब आगे क्या है? खा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर तथा ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट, अब विद्युत क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला क्या है? प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। खा क्या है? अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट, बहुत तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। अब ताप विद्युत क्या है? ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। नेक्स्ट, ये आपको बहुत समझना आवश्यक है। अब तापीय और जल विद्युत ऊर्जा में अंतर। तो एक तरफ क्या हो जाएगा? पहले कॉलम में तापीय विद्युत और दूसरे कॉलम में होता है जल विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा लिख लीजिए। चलिए हो गया। तो नंबर एक क्या हो जाएगी इसमें? यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है। और नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? जल विद्युत ऊर्जा में जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से होता है। और तापीय ऊर्जा में नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यह प्रदूषण युक्त है। जल विद्युत ऊर्जा में क्या हो? यह नंबर दो, यह प्रदूषण रहित है। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा अस्थायी स्रोत नहीं है। अब इसमें हो जाएगा अस्थायी स्रोत है। नेक्स्ट नंबर अनवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है। यह क्या है? जल विद्युत ऊर्जा क्या है? जल जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित है। ये अनवी पर आधारित है, ये नवी पर आधारित है, देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर तापीय विद्युत में भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत के केंद्र हैं। जल विद्युत ऊर्जा में क्या है? भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा अब तापीय विद्युत में जैसे तलचेर, पांकी, नामरूप, उरन, नवेली आदि। जल विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएगा? जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, कोपली आदि।
ये हो जाएंगे। अब गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, चलिए नेक्स्ट, चलिए पहले हम ऐसे कर देते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में चलिए अब आता है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊर्जा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। अब आगे क्या है, यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। आणविक शक्ति क्या है, अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। आणविक खनिज क्या है, परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम या बेरिलियम। अब आगे क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। आगे यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट, निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आगे क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। अब नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अब आगे क्या है, बायोगैस ऊर्जा जो घास फूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या है, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पन्न की प्रक्रिया क्या है, संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। अब आगे क्या है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं क्या है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं। अब आगे क्या हो जाता है साथियों, अब भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। अब आया क्या, भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम क्या, भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर
उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ज़रूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। यानी संरक्षण कैसे बचाने के लिए बात कर रहा है ना। तो अब क्या है आगे? नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कार पूलिंग होनी चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, कार पूलिंग। नेक्स्ट, अभ्रक। अभ्रक के निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर। नेक्स्ट है क्या? बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारी बाग पेटी। अब आगे क्या है? राजस्थान में अजमेर के पास। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर पेटी। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अब आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर भी यह संगमरमर के अंतर्गत आता है। तो साथियों, ये वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और इसका आप अगर अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए सब कुछ इसी से आएगा और आप जो है बेहतर करके आएंगे। चलिए, अब ये वीडियो हुआ पूरा। अब इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिए साथियों, क्योंकि आप विचाराधीन में रहते हैं कि वो करे नहीं। अच्छे नंबर से आपको पास होना है तो आपको ही पहले लाइक करना है, कमेंट भी करना है। तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग देख रहे हैं। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो हो पूरा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।